हेलो एवरीवन, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स कंसेप्ट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस डज नॉट इम्प्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अज्ञानता के घूंघट के जॉन रॉल्स की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं है? ए, नो वन नोज हिज प्लेस इन सोसाइटी, समाज में उसका कोई स्थान नहीं जानता। बी, नो वन नोज हिज क्लास पोजीशन और सोशल स्टेटस, उसकी कक्षा की स्थिति या सामाजिक स्थिति कोई नहीं जानता। सी, पार्टीज नो देयर कंसेप्शन ऑफ गुड, पार्टियों को उनके अच्छे होने की अवधारणा पता है। डी, नो वन नोज हिज फॉर्च्यून इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एसेट्स, प्राकृतिक संपत्ति के वितरण में किसी को भी उसका भाग्य नहीं पता है। अब आपसे ये सवाल जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस के कंसेप्ट पर है और देखिए, इस पर मैंने प्रीवियस में क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने वहाँ पर देखा होगा कि वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, समझा होगा, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। अब यहाँ पर बताइए कि जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस के कंसेप्ट में क्या नहीं शामिल था, उन्होंने क्या नहीं शामिल किया। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्टीज नो देयर कंसेप्शन ऑफ गुड, पार्टियों को उनके अच्छे होने की अवधारणा पता है। ये बात जॉन रॉल्स ने अपने वेल ऑफ इग्नोरेंस में नहीं की थी, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ये बात वेल ऑफ इग्नोरेंस में थी। अब एक बार समझिए कि वेल ऑफ इग्नोरेंस में जॉन रॉल्स ने क्या कहा था। जॉन रॉल्स ने कहा था कि अगर हम सोसाइटी को जस्ट चाहते हैं, एक न्यायपूर्ण हमें अगर समाज चाहिए, तो वहाँ पर हमें फेयर प्रिंसिपल्स बनाने की ज़रूरत है। अब प्रिंसिपल्स बनाएगा कौन? इन्होंने कहा कि जब लोगों से समाज बनता है तो फिर लोग ही प्रिंसिपल्स बनाएंगे। अब जब प्रिंसिपल बनाने लोग गए तो अब देखिए, कुछ गरीब लोग हैं और कुछ अमीर लोग हैं। अमीर लोग अपने हित देख करके सिद्धांत बनाएंगे और गरीब लोग अपना हित देख के सिद्धांत बनाएंगे। तो अब वहाँ पर फेयर प्रिंसिपल कहाँ से होगा? वो सोसाइटी जस्ट कैसे कहलाएगी? वहाँ तो पार्शियलिटी हो गई। इसलिए जॉन रॉल्स ने अपने वेल ऑफ इग्नोरेंस में कहा कि ऐसे व्यक्ति वहाँ पर जाएंगे सिद्धांत बनाने जिन्हें ये अपनी वास्तविक स्थिति का पता ही ना हो, ना उन्हें ये पता हो कि उनके समाज में क्या जगह है या उनकी क्या सामाजिक स्थिति है या कितनी उनके पास प्रॉपर्टी है। गरीब को गरीबी का ना पता हो कि वो कितना गरीब है और अमीर को ये ना पता हो कि मैं अमीर हूँ। तब वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स बनेंगे वो बिल्कुल फेयर बनेंगे और सोसाइटी जस्ट वहाँ कहलाएगी। ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में जॉन रॉल्स के कंसेप्ट वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बताया। आप इसे एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, जॉन लॉक्स कंट्रीब्यूशन चीफली लाइज इन हिज, जॉन लॉक का योगदान मुख्य रूप से उनके साथ है। फर्स्ट, कंसेंट थ्योरी, सहमति सिद्धांत। सेकेंड, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। थर्ड, थ्योरी ऑफ स्टेट एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत। फोर्थ, ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट, राज्य की जैविक गर्भाधान। ए बी सी डी, आप चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए। जॉन लॉक के विषय में ये सवाल है आपसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपने जॉन लॉक को वेस्टर्न थॉट में पढ़ा होगा तब आप इसका आंसर आसानी से सही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, ये क्या कह रहा है। ये बात कर रहा है कंसेंट थ्योरी की, सहमति सिद्धांत की। ये बात जॉन लॉक के विषय में बिल्कुल सही है। जॉन लॉक ने समझौता कराया था, कंसेंट लोगों का कराया था, सहमति से ही वो समझौता कराया था, जिसमें कि दो तरह के समझौते थे। एक था कि सारे व्यक्ति मिलकर के नागरिक समाज का निर्माण करेंगे और दूसरा था कि
नागरिक समाज के द्वारा राज्य का और सरकार का निर्माण किया जाएगा। ये 2 समझौते जॉन लॉक ने कराए थे। अब दूसरा क्या है, सीमित सरकार। ये बात भी बिल्कुल सही है जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक ने गवर्नमेंट को लिमिट कर दिया था, क्या करके, उन्होंने 3 ब्रांचेस में गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया था। कौन कौन सी थी 3 ब्रांचेस? विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और थर्ड था संधि निर्मात्री शक्ति, ट्रीटी मेकिंग पावर। इस तरह इन्होंने 3 शाखाओं में सरकार को डिवाइड करके उसे सीमित कर दिया। एक बात और है यहाँ पर आपके जानने के लिए कि जॉन लॉक ने संप्रभु शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है। इन्होंने उसकी जगह पर ऑल सुप्रीम पावर शब्द का इस्तेमाल किया है। अब थर्ड देखिए कि थियोरी ऑफ स्टेट एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत, ये बात बिल्कुल गलत है। फोर्थ, ऑर्गेनिक कंसेप्शन था क्या राज्य का, ये भी गलत है। इन्होंने ऑर्गेनिक कंसेप्शन नहीं दिया था। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी। फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट अबाउट जॉन लॉक्स कंट्रीब्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, हु कंसिडर्स रेवोल्यूशन टू बी अ रैपिड, फंडामेंटल एंड वायलेंट डोमेस्टिक चेंज इन डोमिनेंट वैल्यूज एंड मिथ्स ऑफ सोसाइटी। कौन क्रांति को समाज के प्रमुख मूल्यों और मिथकों में तेजी से मौलिक और हिंसक घरेलू परिवर्तन मानता है? ए हंटिंगटन, बी कोहेनवॉल्ट, सी कोर्ट्सराइट, डी मूरे जोसेफ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और देखिए प्रीवियस ईयर से क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जैसे कि रेवोल्यूशन पर आपसे ये सवाल कर रहा है तो अब एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट रेवोल्यूशन की नहीं आएगी। अब आने वाले समय में दूसरी रेवोल्यूशन की डेफिनेशन आएगी और दूसरे थिंकर की होगी। बस आप एक आइडिया प्रीवियस ईयर से ले सकते हैं, इसलिए वो आपके लिए मस्ट होता है कि आप प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं। और यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर भी है और एक्सपेक्टेड भी है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस जरूर लगाएं। सिर्फ प्रीवियस ईयर पर डिपेंड रहना सही नहीं है और सिर्फ एक्सपेक्टेड पर डिपेंड रहना ये भी सही नहीं है। आप दोनों को इक्वल प्रपोर्शन में ही देखिए। प्रीवियस ईयर लगा लिया, उसके बाद आप एक्सपेक्टेड लगाइए, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, किसका है ये स्टेटमेंट। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हंटिंगटन का ये रेवोल्यूशन पर थॉट है। हंटिंगटन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम है सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन, शॉर्ट में एसपी हंटिंगटन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु टेक्स रेवोल्यूशन एज अ शिफ्ट इन द क्लास कंपोजिशन ऑफ एलाइटिस। क्रांति को कुलीन वर्ग की संरचना में बदलाव के रूप में कौन लेता है? ए लासवेल, बी डनिंग, सी कोहान टीटो, डी मेंडिस जाफर। आप बताइए किसने माना है कि जो क्रांति है ये होती है कुलीन वर्ग की संरचना में बदलाव करने के लिए। इन अ सिंपल वे अगर आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। लासवेल, हैरोल्ड लासवेल, ये भी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और इन्होंने रेवोल्यूशन को कहा है कि ये शिफ्ट इन द क्लास कंपोजिशन ऑफ एलाइटिस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द स्लोगन टर्न द इंपीरियलिस्ट वॉर इनटू अ सिविल वॉर दैट इज इनटू अ प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से किसने नारा दिया था साम्राज्यवाद युद्ध को गृहयुद्ध में बदलो, यानी सर्वहारा क्रांति में? ए कॉट्स्की, बी ट्रॉट्स्की, सी एंजल्स, डी लेनिन। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है और रिलेटेबल है। आपको चारों ऑप्शन तो दिया गया है, इनसे ये रिलेटेबल है स्टेटमेंट, तो ये आपको आ जाना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लेनिन। अब मैंने क्यों कहा कि रिलेटेबल है, अगर आप देखेंगे तो लेनिन एम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद पर काफ़ी इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं और इनकी किताब का भी नाम है एम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और एक और किताब इनकी इम्पॉर्टेंट है, रेवोल्यूशन पर है, द स्टेट एंड द रेवोल्यूशन। लेनिन की जो मेन डिमांड्स अगर आप देखेंगे, इन्होंने जो दल बनाया उसकी क्या मांग थी? उसकी मांग थी कि सर्वहारा वर्ग को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और दूसरा था एक साम्यवादी समाज का निर्माण किया जाए।
ये लेनिन की मुख्य मांगे थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन है, फ्रॉम होम ऑल द एग्जिस्टेंस इज सिंपली अ मैटर इन मोशन, जिनसे सभी अस्तित्व गति में बस बात है। ए प्लेटो, बी हॉब्स, सी टी.एच. ग्रीन, डी रूसो। देखिए हिंदी में समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप इंग्लिश में देख लीजिए। क्वेश्चन इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत है तो आप उन्हें हिंदी में देख लीजिए, और अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत है तो आप उन्हें इंग्लिश में देख लीजिए। किसने बताइए माना है कि जो ऑल द एग्जिस्टेंस है सिंपली अ मैटर इन मोशन। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप प्रीवियस ईयर को बिल्कुल लर्न मत कर लीजिए, पर जस्ट कि प्रीवियस ईयर के अराउंड आपसे जो टॉपिक्स हैं उन पर क्वेश्चन आने वाले समय में आ सकते हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर उन्हें रट लेंगे तो आपको एग्जैक्टली एग्जाम में वो सवाल नहीं दिखेगा, बस रिलेटेड रहेगा। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू थियरीज ऑफ एलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग के सिद्धांतों के संबंध में सही है। फर्स्ट है, जेम्स बर्नहम प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलाइटिस। जेम्स बर्नहम ने एलीट के संचरण की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। सेकेंड, जी मॉस्का एम्फसाइज्ड ऑन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलाइट। जी मॉस्का ने अभिजात वर्ग की व्यक्तिगत विशेषताओं पर जोर दिया। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, केवल सेकेंड सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। थ्योरी ऑफ एलाइट पर मैंने प्रीवियस में क्वेश्चंस कराए हैं और समझाया भी था कि क्या है। अब आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एलाइट ग्रुप के ऊपर कौन से थिंकर इससे रिलेटेड हैं, यानी कि क्या विचारधारा थी, क्या थिंकिंग थी, तो एलाइट पर क्वेश्चंस बन रहे हैं थियरीज पर। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जेम्स बर्नहम ने प्रपोज किया है सर्कुलेशन ऑफ एलाइटिस के कंसेप्ट को। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। जेम्स बर्नहम कहाँ से आ गए? सर्कुलेशन ऑफ एलाइटिस जो कंसेप्ट है इसे विल्फ्रेडो पैरेटो ने दिया था। अब इस कंसेप्ट में है क्या, ब्रीफ में आप समझ लीजिए कि जैसे इसमें बताया गया था कि हमेशा रूल एलाइट ग्रुप के लोग ही करेंगे, अभिजात वर्ग के लोग ही हमेशा शासन करते हैं। अगर हम किसी से संतुष्ट नहीं हैं, दोबारा वोट पड़ा, जनता वोट देने गई, अब जो वोट पाकर जो जीत करके आएगा वो भी एलाइट ग्रुप से ही बिलोंग करेगा, अभिजात वर्ग से ही बिलोंग करेगा। इस तरह ये सर्कुलेशन ऑफ एलाइटिस चलता रहता है। और एक और बात इसमें थी कि ये हो सकता है कि एलाइट कभी नॉन एलाइट बन जाए और नॉन एलाइट पीपल एलाइट बन जाए। अब एलाइट पीपल आप समझिए इसमें बहुत इंटेलिजेंट लोग हो सकते हैं, बहुत अमीर लोग आ सकते हैं, तो और ये बहुत माइनॉरिटी का ग्रुप होता है, बहुत कम लोग होते हैं इसमें एलाइट ग्रुप में, जिन्हें हम अभिजात वर्ग के नाम से जानते हैं। सेकंड क्या है, जी मॉस्का एम्फसाइज्ड ऑन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलाइट। ये बात बिल्कुल सही है। जी मॉस्का ने अभिजात वर्ग की व्यक्तिगत विशेषताओं पर काफ़ी जोर दिया है। इन्होंने एलाइट को ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी माना था और मासेस जो भीड़ होती है उसे अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी में रखा है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द थियरीज ऑफ एलाइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, Who among the following conceived society as a cooperative venture for mutual advantage, more or less efficient and necessarily governed by rules? निम्नलिखित में से किसने समाज को आपसी लाभ के लिए सहकारी उद्यम के रूप में देखा, कम या ज़्यादा कुशल और जरूरी नियमों से संचालित? ए रॉबर्ट नॉजिक ने, बी फेडरिक हेग ने, सी जॉन रॉल्स ने, या डी जे हैबर मास ने? बताइए। सोसाइटी के बारे में ये किसके विचार हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जॉन रॉल्स ने समाज को माना है कि ये आपसी लाभ के लिए सहकारी उद्यम
के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल एडवांटेज के लिए ही लोग कोऑपरेट करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट सोसाइटी बारे में उन्होंने कहा है, ये इनकी किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में पब्लिश हुई है 1971 में। उसमें इन्होंने ये बात लिखी है कि लोग मिलकर काम करते हैं जिससे कि जो वर्क है वो बहुत एफिशिएंट तरीके से हो जाता है, और इससे सोसाइटी को हम नोबल बना सकते हैं, सोसाइटी को महान बना सकते हैं अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन में आपको मैच कराना है थिंकर्स हैं और उनके कंसेप्ट से आपको मैच कराना है। एसपी हंटिंगटन है, आर.ए. डहल, नेथ बोर्डिंग, फर्नांडो एच कार्डोसो। एसोसिएटेड डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल सिमुलेशन है, पॉलिटिकल डीके है, पॉलियार्की डेमोक्रेसी है। मैच द फॉलोइंग में अगर आप देखेंगे तो कभी कभार होता है अगर आपको 1-2 की भी मैचिंग आ रही है तो वो मैच द फॉलोइंग निकल आता है। पहले आपसे पहले ट्राई किया करिए मैच द फॉलोइंग में कि आपको 1-2 उसमें से आए। जब 1-2 आएगा फिर आप आगे बढ़िए कि अब इसका क्या होगा। इस तरह आप A, B, C, D चारों को मैच कराया करिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम एसपी हंटिंगटन को मिलाते हैं। इनका कंसेप्ट है पॉलिटिकल डीके का और इनकी बहुत फेमस किताब है, आपको पता होगा और एग्जाम में पूछी भी गई है। इसका नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके। फिर है आर.ए. डहल। आर.ए. डहल को देखिए कल ही मैंने जो पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस कराए थे उसमें ये था कि पॉलियार्कियल डेमोक्रेसी किसका विचार था, ये रॉबर्ट डहल का विचार था। और नेथ बोर्डिंग, इनका विचार है पॉलिटिकल सिमुलेशन का। और लास्ट में आप देखें फर्नांडो एच कार्डोसो, जिनको एसोसिएटेड डेवलपमेंट जिनका विचार है। अब ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, जिन्होंने अभी फर्स्ट लगाया है उनका आंसर करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन ग्रामसी आर करेक्ट। ग्रामसी के बारे में कौन सा कथन सही है आपको यहां बताना है। पहला है द स्टेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अ थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। सेकेंड, ही डिराइव द टर्म सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी फ्रॉम हीगल। उन्होंने हीगल से सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी शब्द निकाले। बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकेंड सही है या दोनों ही स्टेटमेंट सही है या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ग्रामसी पर मैंने बहुत से क्वेश्चंस आप देखिए वेस्टर्न थॉट्स के वीडियोस में बहुत से क्वेश्चन ग्रामसी पर करवाए हुए हैं, क्योंकि ग्रामसी पर लगातार सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी मत लीव करिएगा, पढ़िएगा। ये न्यूली एडेड हैं तो क्वेश्चंस आ सकते हैं इन पर, क्योंकि आ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे लगातार तो 2-3 बार से ग्रामसी पर सवाल आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है ग्रामसी के विषय में। ग्रामसी ने देखिए सिविल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, नागरिक समाज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, ये सही है। दूसरा क्या है कि उन्होंने हीगल से सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी शब्द निकाले, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब बताइए ग्रामसी के नागरिक समाज में क्या क्या है। इन्होंने नागरिक समाज में क्या क्या इंक्लूड किया। इन्होंने स्कूल्स को, चर्च को, यूनिवर्सिटीज़ को और ट्रेड यूनियन को अपनी इस नागरिक समाज की अवधारणा में शामिल किया है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एंटोनियो ग्रामसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच द रिपब्लिक इज एन अटेम्प्ट टू डिस्कस द होल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लाइफ। किसके अनुसार द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है। ए सेबाइन, बी मैकफॉर्सन, सी बार्कर, डी प्लेटो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बार्कर ने माना है कि जो द रिपब्लिक प्लेटो की किताब थी ये मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन की विवेचन करती है। कई लोग मानते हैं कि रिपब्लिक सिर्फ एजुकेशन या साइकोलॉजी या फिलॉसफी
की रचना है। पर बार्कर ने कहा ऐसा नहीं है, जो रिपब्लिक है वो होल फिलॉसफी ह्यूमन लाइफ की डिस्कस करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, किसके अनुसार एक अन्यायी व्यक्ति की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज्यादा है? अकॉर्डिंग टू whom a happy person is more important than an unjust person? A. Aristotle, B. John Locke, C. Hegel, D. Plato। बहुत ही आसान सवाल है, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। किसके विचार में एक हैप्पी पर्सन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ कि वो अनजस्ट हो? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटो। क्यों प्लेटो? देखिए, प्लेटो मानते हैं कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है उससे अच्छा एक न्यायपूर्ण व्यक्ति माना जाना चाहिए। ज़्यादा महत्व इन्होंने एक जस्टिसेबल पर्सन को दिया है, एक पावरफुल पर्सन से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि अगर पूरे समाज की भलाई नहीं हो रही है, एक किसी विशेष वर्ग या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास के लोगों का ही भला हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। हमें अगर सोसाइटी को न्यायपूर्वक चलाना है तो वहाँ पर हमें चाहिए कि जो लोग हैं वो ऐसा काम करें जिससे कि पूरे सोसाइटी का अच्छा हो सके, तभी वहाँ पर जो सोसाइटी है वो जस्ट होगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक हैप्पी पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अनजस्ट पर्सन से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom the son of a slave will be a slave, is it not necessary? किसके अनुसार दास का बेटा दास होगा यह आवश्यक नहीं है? ए. प्लेटो, बी. मैकियावेली, सी. हॉब्स, डी. नन ऑफ दी अबव। अब स्लेवरी पर मैंने बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत बातचीत स्लेवरी पर हुई है, कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप बताइए, ये भी एक स्लेवरी पर ही सवाल है, ये किस थिंकर का है ये बताइए आप। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कंफ्यूज मत होइए, ये नन ऑफ दी अबव होगा। ये अरस्तु जी का विचार है कि दास का बेटा दास हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर आप अरिस्टोटल की स्लेवरी पढ़ने जाएंगे, उनका सिद्धांत दास्ता का, तो वो वहाँ पर देखेंगे कि ये काफ़ी इन्होंने मोरालिटी से ये पेश आए हैं, काफ़ी नैतिकता का इन्होंने परिचय दिया है दास्ता को डिफाइन करने में। एक तरफ इन्होंने माना है कि जो स्लेव्स हैं उनको प्रोडक्शन के वर्क में नहीं लगाना चाहिए, उत्पादक के कार्य में नहीं लगाना चाहिए, उनको हाउस वर्क देना चाहिए, घरेलू कार्यों में काम कराना चाहिए। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर दास में विवेक का विकास हो जाए तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। अगर विस्डम एक इंडिविजुअल में, स्लेव में डेवलप हो जाता है तो मास्टर को चाहिए कि वो स्लेव को रिलीज कर दे स्लेवरी से। तो अरिस्टोटल जी ने ही ये कहा है कि दास का बेटा दास हो, यह आवश्यक नहीं है। अलग बात है कि इन्होंने सिटीजनशिप देने से इनकार किया है, पर इन्होंने स्लेवरी को बहुत ज़्यादा मोरालिटी से डिफाइन किया है कि इससे क्या है कि दास का नैतिक विकास होता है, इसलिए ज़रूरी है। पर अगर जब उसका नैतिक विकास हो जाए तो मास्टर को उसको फ्री कर देना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ एम्पिरिसिज्म? अनुभववाद के जन्मदाता कौन हैं? ए. थॉमस हॉब्स, बी. जॉन लॉक, सी. रूसो, डी. मैकियावेली। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है और एग्जाम पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए भी हैं एग्जाम में। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जॉन लॉक को अनुभववाद का जन्मदाता माना जाता है। अब आप अनुभववाद से क्या समझते हैं, एम्पिरिसिज्म से क्या समझते हैं? एम्पिरिसिज्म का एक ब्रीफ में इसकी मीनिंग है कि नॉलेज 5 सेंसेस के थ्रू अनुभव से प्राप्त करना। ज्ञान को 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त करना ही अनुभववाद है। और अनुभववाद के जन्मदाता जॉन लॉक को माना जाता है और साथ ही साथ जॉन लॉक को उदारवाद का पिता भी माना जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, हु सपोर्टेड द सीक्रेट वोटिंग सिस्टम? गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किसने किया?
ए जेम्स मिल, बी जे.एस. मिल, सी बेंथम, डी हीगल। इसका सही आंसर क्या होगा? चारों थिंकर के बारे में आपने पढ़ा है, जेम्स मिल आपने पढ़ा होगा, जे.एस. मिल पढ़ा है, बेंथम पढ़ा, हीगल पढ़ा। मोर इंपॉर्टेंट आपके लिए जे.एस. मिल है, बेंथम है और हीगल है। जेम्स मिल पर क्वेश्चंस 1-2 आ सकते हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली आप इनका नाम कहीं नहीं पाएंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बेंथम गुप्त मतदान प्रणाली को सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ बेंथम ने 1 मैन 1 वोट की बात भी की है। एक व्यक्ति एक मतदान करेगा और वुमेन्स वोट नहीं कर सकती। अगर हम अब इसी में जे.एस. मिल को देखें तो जे.एस. मिल ने ओपन बैलेट की बात की है और वुमेन्स को वोट देने का अधिकार हो और वो रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में आगे आए, पार्लियामेंट में आए। जे.एस. मिल ने ये सब बातें भी कही और जे.एस. मिल ने प्लूरल वोट को सपोर्ट किया कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बार मतदान दे सकता है अगर वो बहुत एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करता है तब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, हु सेड दैट जे.एस. मिल कंसिडर्ड वोटिंग अ ड्यूटी? किसने कहा कि जे.एस. मिल मतदान को एक कर्तव्य मानते थे? ए जे.एस. मिल, बी टॉकवेल, सी गुटेरस, डी नन ऑफ दी अबव। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? जे.एस. मिल ने क्या स्वयं को ही ये मानते थे कि मतदान एक कर्तव्य है? उन्होंने खुद ही ये बात कहीं मेंशन की है कि फॉर मी कंसिडरिंग वोटिंग इज अ ड्यूटी, या फिर टॉकवेल ने अपनी बुक में मेंशन किया है, या गुटेरस ने किया है, या फिर किसी और थिंकर ने किया है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। तो फिर किसने कहा है कि जे.एस. मिल मतदान को एक कर्तव्य मानते थे? ये वेपर ने कहा है। क्यों? क्योंकि जे.एस. मिल ने कहा ही था कि व्यक्ति को वोट करते समय जज के जैसे वर्क करना चाहिए, जज जैसे कार्य करना चाहिए। ऐसे इंडिविजुअल्स को वो वोट दे जो पूरी सभ्यता के लिए लाभदायी हो, जो सोसाइटी के लिए अच्छा साबित हो। ऐसे इंडिविजुअल्स को वोट देने की ज़रूरत है। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रूसो जनरल विल? रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, द आइडिया ऑफ द जनरल विल इज द फोकल पॉइंट ऑफ रूसोज आइडिया। सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। बी, जनरल विल इज सम टोटल ऑफ ऑल विल। सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा है। बताइए कि केवल ए सही है, या केवल बी स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट रूसो की समान इच्छा के लिए सही है, या फिर एक भी स्टेटमेंट रूसो की सामान्य इच्छा के लिए सही नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट देते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि द आइडिया ऑफ जनरल विल इज अ फोकल पॉइंट ऑफ रूसोस आइडिया। ये बात बिल्कुल सही है। जो रूसो के विचार में अगर आप देखेंगे तो सामान्य इच्छा उनका केंद्र बिंदु है। दूसरा है जनरल विल इज सम टोटल ऑफ विल। सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा है। ये बात गलत है। आप देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। जनरल विल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य इच्छा का अभिप्राय होता है कि सभी की इच्छा नहीं, बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा। जनरल विल इज सम टोटल ऑफ रियल विल। करेक्ट। तो अब इसमें आंसर देखिए क्या हो जाएगा। रियल विल अगर आप देखेंगे तो वो समुदाय के कल्याण की इच्छा रखना ही रियल विल होता है, और एक्चुअल विल स्वार्थपूर्ण इच्छा को कहते हैं। अब इसमें आंसर क्या है? ओनली ए। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जनरल विल इज सम टोटल ऑफ रियल विल होता है। सामान्य इच्छा का अभिप्राय किससे है? सभी के कल्याण की इच्छा से है। करेक्ट। देखिए अब 18th क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन और रीजनिंग पर है ये सवाल। असर्शन और रीजनिंग अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में इन पर 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है कि फॉर प्लेटो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ वेल्थ वॉज इनकंसिस्टेंट विथ गुड गवर्नमेंट। प्लेटो के लिए धन की महान विविधता अच्छी सरकार के साथ असंगत थी। रीजन क्या दिया है? ही सॉ नो वे टू एबॉलिश द इविल एक्सेप्ट बाय एबॉलिशिंग वेल्थ इटसेल्फ सो फार एज सोल्जर्स एंड रूलर्स आर कंसर्न। उसने धन को समाप्त करने के अलावा बुराई को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं देखा जहां तक सैनिकों और शासकों का संबंध है। ए स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, और रीजन स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन कर रहा है।
या फिर स्टेटमेंट रीजन सही है पर रीजन स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या फिर स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, रीजन सही है स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? प्लेटो का देखिए आपने कम्युनिज्म पढ़ा होगा, उनका साम्यवाद पढ़ा होगा, उन्होंने किस चीज़ के लिए साम्यवाद कहा। और हम प्लेटो का देखिए शुरुआती हैं वेस्टर्न थॉट की, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, सोक्रेटिस सब सही करते हैं। तो प्लेटो के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन अ सेकेंड सही कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है कि प्लेटो के लिए धन की महान विविधता अच्छी सरकार के साथ असंगत थी। ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। प्लेटो ने वेल्थ को सही नहीं माना है एक अच्छी सरकार को चलाने के लिए और इन्होंने रीजन क्या कहा कि ये अगर हम इसे अबॉलिश कर दें तब जो है जो बुराई है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसको सैनिक और शासकों के लिए इसे ख़त्म करना है वेल्थ को। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्लेटो मानते थे कि क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी पर केंद्रित रहेगा किंग या सोल्जर, तो वो अपने कर्तव्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो सेल्फिश हो जाएंगे, वो राज्य का अच्छा नहीं सोचेंगे। इसलिए उन्होंने वेल्थ को बिल्कुल अलग कर दिया, प्रॉपर्टी को अलग कर दिया किंग और सोल्जर क्लास से। करेक्ट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए। और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड के शेयर करिए जिस नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी या फिर किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। ये आप उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपके फ्रेंड्स के लिए, इसलिए आप ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियोरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे क्वेश्चंस लगाइए, सारे वीडियोस देखिए, अपने स्कोर कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखिए एग्ज़ाम से पहले अटेम्प्ट करते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। इसलिए आप सारे क्वेश्चंस जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन सीरीज कराई गई हैं, देखिए मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर के ज़रूर से ज़रूर लगाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बगल में देखिए नीचे बेल आइकन दिया होगा, सब्सक्राइब के बटन के बगल में आप उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।